हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग अगस्त के मंथ के करंट लीगल नॉलेज का रिकैप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हियर वी स्टार्ट द सेशन जिसमें हम समझेंगे कि अगस्त के मंथ में क्या क्या लीगल फील्ड में इवॉल्व हुआ, पार्लियामेंट में क्या क्या बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें करी या कुछ एडवांसमेंट हुआ है लीगल फील्ड में कि नहीं। लेट्स सी। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स अबाउट द अरुणाचल प्रदेश ड्राफ्ट इनहेरिटेंस बिल। अच्छा, व्हाट दिस बिल टॉक्स अबाउट। अच्छा, हम पढ़ क्यों रहे हैं, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि हम ये अगस्त के मंथ में क्यों पढ़ने वाले हैं। सो हुआ क्या, अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने एक बिल बनाया, इनहेरिटेंस बिल बनाया, और वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसमें लॉ बनाना चाहते हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कहां पर, अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो उन्होंने अप्रोच किया टू दी अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन को, और उन्होंने बोला कि इस बिल को रिवोक कर देना चाहिए, इस बिल को हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटाया तो ये अरुणाचल प्रदेश के लोगों और अरुणाचल प्रदेश स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि ये बिल बोलता क्या है, देन विल जंप टू कि इसमें बिल में प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये बिल स्टेट के इंटरेस्ट और स्टेट के लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि ये बिल बताता है कि मैरिज में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब में आते हो या नहीं आते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के रेसिडेंट है तो आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। द सेकंड वन, दिस बिल टॉक्स अबाउट दी कॉन्जुगल राइट्स। तो कॉन्जुगल राइट्स, हस्बैंड और वाइफ के कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं मैरिज के बाद, है ना। मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ के कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं। हस्बैंड का कुछ राइट होता है अपनी वाइफ के ऊपर, और वाइफ का भी कुछ राइट होता है हस्बैंड के ऊपर। तो अगर कॉन्जुगल राइट्स नहीं मिल रहे हैं किसी भी पार्टी को, चाहे हस्बैंड हो चाहे आपका वाइफ हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं टू रिस्टोर द कॉन्जुगल राइट्स। द थर्ड थिंग, द थर्ड सिग्निफिकेंट ऑफ दिस बिल इज दिस टॉक्स अबाउट द पॉलीगैमी वॉइड होगी। पॉलीगैमी वॉइड होगी, पॉलीगैमी नहीं कर सकते आप, एक ही शादी करेंगे, एक से ज्यादा शादी आप नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ थिंग विच टॉक्स अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द वुमेन, कि वुमेन आफ्टर गेटिंग मैरिड अपनी एंशियल प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है, उसको भी हक मिलेगा। ओके, अब इस बिल में प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, ये बिल दो चीजें बताता है। पहली जो चीज है वो बताता है कि अगर कोई विमेन जो कि अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, अगर वो शादी करती है अरुणाचल प्रदेश नॉन शेड्यूल ट्राइबल मैन से, तो वो मैरिज वैलिड होगी, और इस विमेन को आफ्टर गेटिंग मैरिड टू द नॉन ट्राइबल कम्युनिटी मैन ऑल्सो, उस विमेन को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा मिलेगा। जिसके चलते जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं इस बिल को, कि हमारा जो राइट है और हमारा जो कस्टम है वो कस्टम बेसिकली ब्रीच हो जाएगा। सो एक्सपर्ट का कहना है कि पब्लिक इंटरेस्ट और स्टेट के इंटरेस्ट में ये, अगर आप ये चीज हटा दे तो बिल सही होगा। और सेकंड चीज जो है कि अगर विमेन की डेथ हो जाती है तो उस विमेन के जो आयर्स है, आयर्स मतलब जो उसके सन है या डॉटर है या फिर जो उसके हस्बैंड है, जो उसको प्रॉपर्टी मिली थी इनहेरिटेंस में, वो हस्बैंड और उसके जो विमेन के आयर्स से वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, स्टूडेंट यूनियन के लोग भी, अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के लोग भी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस बिल को आप प्रेजेंट नहीं होने दो लेजिस्लेटिव असेंबली में, नहीं तो ये हमारे कस्टम्स, हमारे रिचुअल्स के अगेंस्ट में जाएगा। ओके, लेट्स सी इसमें अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, वो एडवांसमेंट बताएगा। लेट्स सी कि अगर कुछ एडवांसमेंट होता है तो अपन सितंबर के सीएल गेम्स को कवर अप करेंगे। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट इशू, एंड इट्स अबाउट द कैन नॉट कर्टेल राइट टू मूव फ्रीली और रिसाइड एनीवेयर ऑन प्रिंसी ग्राउंड। सो व्हाट हैपेंड, ऐसा हुआ क्या। महाराष्ट्र पुलिस ने इन द मंथ ऑफ अगस्त एक ऑर्डर पास किया, एंड द नेम ऑफ द ऑर्डर इज एक्सटेंडमेंट ऑर्डर। अब एक्सटेंडमेंट ऑर्डर होता क्या है। अच्छा, एक्सटेंडमेंट ऑर्डर, हर स्टेट में पुलिस के पास राइट होता है, हर स्टेट में पुलिस का कोई ना कोई एक्ट है, वैसे ही महाराष्ट्र में एक पुलिस का एक्ट है, एंड द नेम ऑफ द एक्ट इज महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951, जो कि पावर देता है महाराष्ट्र पुलिस को टू इशू एन एक्सटेंडमेंट ऑर्डर। एंड व्हाट एक्सटेंडमेंट ऑर्डर टॉक्स अबाउट, एक्सटेंडमेंट ऑर्डर सेज कि अगर एक्सटेंडमेंट ऑर्डर पास हुआ तो वो पीपल को फ्रीली और रिसाइड रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उनके राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इन सर्टेन एरियाज। ओके, अब इसी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया,
सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन में बताया कि कोई भी पुलिस, चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे इवन महाराष्ट्र पुलिस, किसी भी स्टेट की पुलिस, उनके पास पावर है टू इशू एन एक्सटेंडमेंट ऑर्डर, बट उस ऑर्डर को पास करते हुए वो सारे लोगों का फ्रीली और रिसाइड वाला जो राइट है वो ब्रीच नहीं कर सकते, कर्टेल नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात उन्होंने बोल दी। इट कैन ओनली बी इशूड इन द एक्सेप्शनल केसेस जहां पर आपको पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसी केस में आप एक्सटेंडमेंट ऑर्डर पास कर पाओगे। विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप एक्सटेंडमेंट ऑर्डर पास नहीं करोगे, चाहे आपके पास राइट हो। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट सेज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, व्हिच बेसिकली टॉक्स अबाउट कि सिटीजन के पास राइट होता है टू रिसाइड और टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री ऑफ इंडिया। आप इंडियन टेरिटरी में कहीं भी रिसाइड और फ्रीली घूम सकते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, अगर स्टेट की सिक्योरिटी मतलब नेशन की सिक्योरिटी अगर ब्रीच होती है आपके इस राइट से, या फिर ट्राइबल्स का जो राइट्स है वो अगर ब्रीच होता है तो आपको रोक दिया जाएगा। जैसे कि मान के चलो आपको जम्मू एंड कश्मीर जाना है, बट जम्मू एंड कश्मीर में अभी मिलिटेंट्स है, तो वो आपका राइट कर्टेल हो सकता है क्योंकि नेशन की सिक्योरिटी पहले आएगी। और आप इनर लाइन सर्किट में नहीं जा सकते। जैसे आप ट्राइबल्स एरियाज है, जैसे अंडमान में देखोगे, अरुणाचल प्रदेश में देखोगे, तो कुछ कुछ एरियाज है जो ट्राइबल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ट्राइबल्स पीपल ही वहीं रह सकते हैं और कोई आउटसाइडर, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, वो अलाउड नहीं होगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो अलाउड किया जाएगा। ओके, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व। ओके, और अगर हम बात करें तो अदर स्टेट्स में भी है, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951, पंजाब में है पंजाब सिक्योरिटी ऑफ पुलिस एक्ट 1953, असम के एक्ट में है असम पुलिस एक्ट 1947। तो ये सारे स्टेट्स में एक्ट बने हुए हैं। ओके, और एक केस हुआ था बॉम्बे हाईकोर्ट में, केस हुआ था, एंड द नेम ऑफ द केस इज प्रफुल्ल बाबा साहेब वर्सेस प्रफुल्ल बाबा साहेब यादव वर्सेस के पाठक। और उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अगर एक्सटेंडमेंट ऑर्डर पास होता है विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और विदाउट एनी रीजनेबल रीजन, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा किसी भी पर्सन के ऊपर। ये बेसिकली बोल दिया था आपके बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ऑन सेम गोज विद दिस एक्सटेंडमेंट ऑर्डर जो महाराष्ट्र पुलिस ने पास किया। ओके, और एक और केस हुआ था, देयर इज आल्सो वन केस दैट टॉक्स अबाउट द धान बहादुर गोरती वर्सेस स्टेट ऑफ असम, जिस केस ने बेसिकली अपहेल्ड किया था कि एक्सटेंडमेंट ऑर्डर इट्स अ गुड, लेकिन हाँ वो तभी किया जाएगा जब आपको पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना हो। ओके, moving further towards the next issue, let's see what next issue talks about. And the next issue is talking about the bill to restore states' right to specify OBC groups, other backward class groups. So what happened? Lok Sabha में अभी 127th Constitutional Amendment Bill. So there is a difference between the Constitutional Amendment Bill and Constitutional Amendment Act. So bill बहुत बार प्रेजेंट हुए हैं बट वो एक्ट नहीं बने। तो अभी तक टोटल 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट हो चुके हैं, बट अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कितने हैं? 104। ओके, तो अभी भी 23 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक्ट नहीं बने। तो उसमें से ही एक बिल है 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि लोकसभा से पास हो गया। और बिल को एक्ट बनने के लिए चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो चाहे कोई ऑर्डिनरी अमेंडमेंट हो, प्रेसिडेंट का असेंट होना जरूरी है और राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। एंड सेम गोज विद द 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन वो लोकसभा से पास हो गया। बट ये बिल बोलता क्या है? दिस बिल सेज कि अब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के पास राइट है कि वो खुद की लिस्ट बना सकती हैं अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस पर। वो खुद की लिस्ट बना सकती है कि ये लोग, ये कास्ट के लोग ओबीसी की लिस्ट में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ओके, अब ये इशू अराइज क्यों हुआ? सो व्हाट हैपेंड, अगर हम एक मंथ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब उसके बहुत सारे रीजन थे और वन ऑफ द मेन रीजन ये था, उन्होंने बोला था कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ओबीसी या फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को क्लासिफाई कर सके ओबीसी में या किसी और अदर ग्रुप में। वो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट के पास पावर है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई थी, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि एम्पावर करता था प्रेसिडेंट को कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही
स्पेसिफाई कर पाएगा कि कौन सी कास्ट ओबीसी में आएगी और कौन सी कास्ट नहीं आएगी, और कौन सी कास्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। और इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो आपका नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था कि दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट ने फिर बोला था, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई देखो, मराठा कोटा को रिजर्वेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। बट इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट। इसी के चलते वन ऑफ द मेन रीजन ये भी था कि मराठा कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया था, जिसके चलते फिर इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए जब मराठा कम्युनिटी मराठा कोटा को जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर में आई और उन्होंने फिर फाइनली 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया लोकसभा में, जो कि बताता है नाउ स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक देयर ओन लिस्ट फॉर ओबीसी ग्रुप्स दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ओके, अगर हम बात करें तो अब स्टेट को पावर तो मिल गई, लेकिन स्टेट उस लिस्ट का यूज सिर्फ अपने ही स्टेट में कर पाएंगे, मतलब स्टेट जॉब्स में या स्टेट के एडमिशन में ही यूज कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी खुद की लिस्ट बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगा, वो प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, मतलब प्रेसिडेंट के उस पर फाइनल से होगा, प्रेसिडेंट ने जो बोल दिया वही माना जाएगा। ओके, सो और एक चीज और बताएगी इस बिल में, एक चीज और है कि हाँ, इवन दो स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया है कि अपनी लिस्ट बना सकते हैं ओबीसी ग्रुप के लिए कि कौन कौन सी कास्ट ओबीसी के लिए आएंगे, लेकिन आपको एनसीबीसी से कंसल्टेशन करना जरूरी है। एनसीबीसी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। उससे कंसल्टेशन करना जरूरी है कि इस कास्ट को या इस ग्रुप को ओबीसी कैटेगरी में या ओबीसी ग्रुप में डालना है या नहीं डालना। ओके, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट इशू, एंड इट्स अबाउट द preventive detention only to forestall public disorder. So what this issue talks about है क्या? अब ये इशू जो हुआ ना, ये इशू बेसिकली अराइज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। So what happened? So एक वाइफ ने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये बोला कि मेरे हस्बैंड के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगा दिया और ना ही उनको बेल ग्रांट हो रही है, ना ही हम लोगों को पता है कि उनको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया और किस एक्ट के अंदर किस अंडर विच एक्ट उनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगा हुआ है। सो इट्स अंडर द तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया। इस बात पे, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चीजें ऑब्जर्व करी। फर्स्ट चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ होता है, आप तभी यूज करेगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तभी यूज करेगा जब इसको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना हो, तभी यूज कर सकता है। सेकंड थिंग, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है और वो ऑर्डिनरी लॉ से रेगुलेट हो सकता है या ऑर्डिनरी लॉ से बेसिकली उसको रिजॉल्व कराया जा सकता है, तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का यूज नहीं करेंगे। थर्ड थिंग उन्होंने बताया कि अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का यूज करते हो, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप किसी भी सिटीजन या किसी भी पर्सन को हार्म नहीं करोगे। उस पर्सन को हार्म पहुंचेगा, लेकिन आप किसी भी कम्युनिटी या उसके फैमिली मेंबर्स को हार्म नहीं पहुंचाओगे। एंड फोर्थ जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के एम्बिट से बनना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है कोई भी स्टेट बना सकता है, बट आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के प्रोसीजर से बनना चाहिए, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से बनना चाहिए। आप ऐसे ही नहीं बना सकते किसी के राइट को कर्टेल करने के लिए या अपने बेनिफिट के लिए। ओके, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व। ओके, नाउ अगर हम थोड़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है क्या? सो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मतलब है कि हम किसी पर्सन को डिटेन करते हैं कि वो आगे फर्दर क्राइम ना करे। ओके, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो आर्टिकल 22 के एक्सेप्शन में दिया हुआ है, आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और विच सेज हम पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं बट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बट वो एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि एडवाइजरी बोर्ड को अगर लगता है कि इस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है 3 मंथ का और एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन पहले जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन ओनली फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस एडवाइजरी बोर्ड परमिशन ना दे दे एक्सटेंशन की। ओके,
ना अब हम बात करें तो एक केस हुआ था। द नेम ऑफ द केस इज मरियप्पन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मरियप्पन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में बेसिकली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है इट कैन ओनली बी यूज्ड टू इट कैन ओनली बी यूज्ड टू स्टॉप द फर्दर क्राइम्स, है ना। फर्दर क्राइम्स को रोकने के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का यूज कर सकते हैं। आप किसी को पनिश करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का यूज नहीं करेंगे, है ना। आप अगर आपको किसी को पनिश करना है तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का यूज नहीं करने वाले। हाँ, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का तभी यूज कर पाएंगे अगर आपको फर्दर क्राइम्स को रोकना है। ओके, so moving further towards the next issue, and the next issue is about criminalization of politics. So what this topic talks about? क्या बोलता है criminalization of topic politics? ये इशू अराइज क्यों हुआ? उससे पहले अपन थोड़ा फरवरी 2020 के जजमेंट को समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन द मंथ ऑफ फरवरी इन द ईयर ऑफ 2020 एक जजमेंट दिया था। वो जजमेंट में बोला था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर उन्होंने इलेक्शन का टिकट कैंडिडेट्स को दिया है और इन कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, चाहे वो कन्विक्ट हो गए हो, चाहे वो एक्विट हो गए हो, चाहे अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ केसेस, तब भी आपको अपनी वेबसाइट पर हर पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी वेबसाइट पर एक कॉलम बनाएगी, होम पेज पे कॉलम बनाएगी, उस कॉलम में नाम देगी कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल इंसिडेंट्स, और उसमें उनकी लिस्ट होगी कि हमने इन लोगों को टिकट दिया एंड द रीजन, और उसमें रीजन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने उस क्रिमिनल या उस जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं उनको हमने टिकट क्यों दिया। लेकिन रिसेंटली बिहार में इलेक्शन हुए थे 2020 में, नॉट रिसेंटली, 2020 लास्ट ईयर, और उस बिहार के इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे। कुछ लोग तो क्रिमिनल चार्जेस एक्विट भी हो गए थे, कन्विक्टेड भी थे, और अभी भी पेंडिंग पड़े हुए थे केसेस। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उन जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था फरवरी 2020 में उस जजमेंट को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे स्पेसिफाई नहीं किया कि हमने किन किन क्रिमिनल्स को टिकट दिया है और द रीजन क्यों हमने टिकट दिया है उन क्रिमिनल्स को। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट इसी वजह से दिया था फरवरी 2021 में। द रीजन फॉर द जजमेंट इज कि भैया पब्लिक का या वोटर्स की हम बात करें तो वोटर्स का राइट टू इंफॉर्मेशन है। ही और शी शुड नो कि हम किस हमारे इलेक्शन में कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है और उस कैंडिडेट की पास एक्टिविटीज क्या है, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेशन करेगा या तो पार्लियामेंट में या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। एनीवे वो लॉ मेकर बनने वाला है, हमारे लिए लॉ बनाएगा, तो वो उनका राइट टू इंफॉर्मेशन है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। लेकिन बिहार पोल्स जब हुए थे तो बिहार पोल्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस जजमेंट को फॉलो नहीं किया, जिसके चलते हेफ्टी फाइन लगा दिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जिन्होंने फरवरी 2020 जजमेंट को फॉलो नहीं किया। अब ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्यों है इतना बड़ा इशू? अगर हम रिसेंटली देखें तो अराउंड देयर आर 4448 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इंडिया में, जितने भी लेजिस्लेटर्स रहे, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट असेंबलीज के एमएलएज रहे। उनमें से अभी हम बात करें तो अराउंड 4400 केसेस में से 2500 केसेस, अराउंड 2500 केसेस, वो केसेस प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटर्स के ऊपर लगे हुए हैं। मतलब अभी तक जितने भी केसेस है ना, जितने भी केसेस लगे एमपीज एमएलएस के ऊपर वो थे 4400, और उसमें से 2500 केसेस प्रेजेंट में वो एमपी एमएलएस है, ये बताया गया। और अराउंड 400 केसेस ऐसे हैं जिसमें पनिशमेंट या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर डेथ है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता क्यों? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज वोट देती, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती हैं इन कैंडिडेट्स को जिनका क्रिमिनल एक्टिविटी है? द मेन रीजन इज, द फर्स्ट रीजन इज करप्शन, सेकंड रीजन इज वोट बैंक, एंड द थर्ड रीजन इज लैक ऑफ गवर्नेंस। अब क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हम पॉलिटिक्स से क्रिमिनलाइजेशन हटा दें? तो पहला है कि हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को अमेंड करना पड़ेगा। उसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजन डालने पड़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी क्रिमिनल कन्विक्ट को, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस, बहुत हाई लेवल के क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, उनको टिकट्स ना दे। तो आरपी एक्ट को आप अमेंड करिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। सेकंड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए जिससे जिन पॉलिटिशियंस के ऊपर केसेस लगे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। एंड द फोर्थ थिंग इज कैंपेनिंग
कैंपेनिंग फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द मेन रीजन कि क्रिमिनल्स को टिकट दिया जाता है वो है आपका मनी, पैसा। पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती है उन क्रिमिनल्स, उन क्रिमिनल से। इसी के चलते पॉलिटिकल पार्टीज उनको टिकट देती हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए। ओके, मूविंग फर्दर, so it's about the governor's pardon. Power overrides section 433 capital A of the CRPC. That's what Supreme Court said. तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि what section 433 capital A of CRPC talks about. तो section 433 capital A of CRPC says कि अगर किसी पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी दे रखी है और उसने 14 इयर्स से ज्यादा जेल में अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया है, तो उसको उसका जो सेंटेंस है वो रिमिट या कम्यूट हो सकता है, मतलब उसको रिलीज किया जा सकता है। अगर मान के चलते हैं मनु मिश्रा को, अगर मनु मिश्रा को लाइफ सेंटेंस मिली है, तो अगर मैंने 14 इयर्स प्रिजन में कंप्लीट कर लिए, तो आफ्टर 14 इयर्स दिस सेक्शन सेज कि उसका सेंटेंस कम्यूट या रिमिट किया जा सकता है। जरूरी नहीं लेकिन किया जा सकता है। ओके, हुआ क्या, हुआ क्या, हरियाणा ने एक पॉलिसी बनाई, और हरियाणा में पॉलिसी, उस पॉलिसी में था कि अगर कोई पर्सन जिसकी एज 75 के ऊपर है, इन केस ऑफ मेल प्रिजनर, अगर कोई मेल प्रिजनर है जिसकी एज 75 ईयर के ऊपर है और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिल चुकी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिल रखी है, और उसने अभी भी 14 इयर्स कंप्लीट नहीं किया, अगर 14 इयर्स कंप्लीट कर लिया तो उसकी उसकी सेंटेंस तो रिमिट हो सकती है, कम्यूट हो सकती है अंडर सेक्शन 433 है। लेकिन पॉलिसी स्टेज, हरियाणा की स्टेट पॉलिसी जो है वो अब ये बोल रही है कि अगर उसकी 75 इयर्स के ऊपर एज है और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल रखी है, तो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 14 इयर्स उसको रिलीज किया जा सकता है। अब ये इशू सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, इस पॉलिसी के पिटीशन फाइल हुई, इशू सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया बनाया, क्या विदाउट ऑब्टेनिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, जो कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर है अंडर द आर्टिकल 161, क्या हम किसी पर्सन या किसी क्रिमिनल की या किसी प्रिजनर की सेंटेंस कम्यूट, रिमिट या उसको हम पूरे तरीके से पार्डन कर सकते हैं? सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। द फर्स्ट थिंग दे ऑब्जर्व कि देखो, अगर कोई पर्सन 14 इयर्स तक, उसने 14 इयर्स तक का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया, तो ये स्टेट का राइट नहीं होता कि उसकी सेंटेंस को रिम्यूट कर दे या पार्डन कर दे, ये गवर्नर का राइट है। और गवर्नर का राइट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। सेकंड चीज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी कि देखो, गवर्नर किसी भी स्टेट का एक्ट करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। ओके, तो अगर पार्डन दे भी रहा है ना गवर्नर, तो वो एड एंड एडवाइस पे डिपेंड करेगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो स्टेट काउंसिल मिनिस्टर है, क्या उसको एड एंड एडवाइस देते हैं। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो वो पॉलिसी क्यों बना रही है। लेकिन हाँ, गवर्नर की पार्डनिंग पावर से ही रिमिट किया जा सकता है। देन द थर्ड थिंग सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि देखो, सेक्शन 433 कैपिटल ए जो है, उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया था कि अगर इवन दो अगर आपका 14 इयर्स कंप्लीट नहीं होते हैं, सेक्शन 433 से 14 इयर्स कंप्लीट होते हैं, तब जाके आप उस पर्सन को पार्डन या रिमिट कर सकते हो, कम्यूट कर सकते हो सेंटेंस। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट ही बेसिकली आफ्टर कंप्लीटिंग 40 इयर्स एक पॉलिसी बनाती है, रूल बनाती है और उस पर्सन को, उस प्रिजनर को रिलीज कर देती है। लेकिन तब भी गवर्नर का अप्रूवल मिलना जरूरी है, तो गवर्नर का रूल होना जरूरी है। और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 4 गवर्नर की पार्डनिंग पावर जो दी गई है आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ओवरराइड करती है सेक्शन 433 कैपिटल ए को। मतलब गवर्नर इवन दो अगर उस प्रिजनर को इम्प्रिजनमेंट फॉर डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल रखी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल रखी है, तब भी गवर्नर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 14 इयर्स उसकी सेंटेंस को रिमिट या कम्यूट या एंड कर सकता है। ओके, अगर हम गवर्नर की पार्डिंग पावर बताएं तो गवर्नर की पार्डिंग पावर अंडर द आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेसिडेंट की पार्डिंग पावर अंडर द आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों की पार्डिंग पावर में डिफरेंस है, दो मेजर डिफरेंस है। प्रेसिडेंट डेथ पेनल्टी को पार्डन कर सकता है, गवर्नर कैन नॉट। सेकंड, कोर्ट मार्शियल, मतलब प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल से जो पनिशमेंट मिल रखी है, मतलब आर्म फोर्सेस से जो पनिशमेंट मिल रखी है, उसको पार्डन कर सकता है, बट गवर्नर कैन नॉट पार्डन द पनिशमेंट गिवन बाय द आर्म फोर्सेस कोर्ट। ओके, सो दिस इज द रिकैप ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त फॉर द करंट लीगल नॉलेज। हम लोग फिर मिलेंगे, बैटल ऑफ ब्रेन्स में मिलेंगे
अगस्त के ही मंथ के करंट लीगल नॉलेज का बैटल ऑफ ब्रेन्स करेंगे, क्विज करेंगे। सो तब तक के लिए एंजॉय करिए, मजे करिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे।